हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती इम्पोर्टेंट क्यों है और आज ये रिलेवेंट क्यों है? क्योंकि 19 नवंबर 2025 को कोयम्बटूर में एक समिट हुई, नेचुरल फार्मिंग समिट, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री और बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों के जो एग्रीकल्चर प्रोफेसर हैं, एग्रीकल्चर स्टार्टअप हैं, एग्रोटेक हैं, मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित, नेचुरल फार्मिंग संबंधित जितने भी हितधारक हैं, वो सब वहाँ पहुँचे, उस समिट में भाग लिए और उसके उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो इस वजह से नेचुरल फार्मिंग बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि नेचुरल फार्मिंग अब इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा क्यों बनता जा रहा है? क्या नेचुरल फार्मिंग कुछ नया है? यानी प्राकृतिक खेती कुछ नया है? या कुछ ऐसा जो पुराना था, हम लोगों ने उसे छोड़ दिया? तो सबसे पहले बात यही कर लेते हैं, नेचुरल फार्मिंग है क्या? नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि खेती को पूर्णतः प्राकृतिक रूप से करना। यानी उसमें कुछ भी मानव द्वारा बनाया गया केमिकल, खाद ऐसा कुछ भी ना यूज़ करना। मतलब जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, उसी को हम अपने खेती में यूज़ करें, खेती करने के लिए। तो उसी को कहते हैं नेचुरल फार्मिंग। यानी बिना रसायन, बिना उर्वरक, बिना कीटनाशक, पेस्टिसाइड के जो खेती की जाती है, उसे कहते हैं नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती। तो ऐसी खेती तो आज से 20-25 साल पहले होती ही थी, जब लोगों के पास खाद, पेस्टिसाइड नहीं पहुँच पाते थे, यानी जो गाँव के क्षेत्र में अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, या लोगों किसानों के पास, छोटे किसानों के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि वो सब चीज़ें खरीद के खेत में यूज़ करें। तो खेती का जो तरीका था, वो तो पूर्णतः प्राकृतिक ही था। यानी प्राकृतिक ही था का मतलब क्या हुआ? कि खेत से जो अवशेष मिल रहा है, यानी फसल बोया जा रहा है, फसल की कटाई हो रही है, फसल काटने के बाद जो फसल अवशेष बच रहे हैं, उसको खेत में छोड़ दिया जा रहा था। वो सड़-गल रहा था और जो चारे के रूप में गाय, भैंस उसको खाती थी, तो उस गोबर को या तो डायरेक्ट खेत में फेंक दिया जाता था, या फिर उसका कंपोस्ट बना के या कहीं इकट्ठा कर दिया। अब कंपोस्ट बना के ऐसे कोई प्रक्रिया तो उन्हें पता नहीं होती थी, लेकिन हाँ, वो गोबर को एक जगह इकट्ठा करते थे। तो वो वहाँ पे सड़ता था, गलता था, आज की भाषा में कहें तो वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनता था। फिर उसे वो सीज़न-सीज़न में खेत में डाल देते थे। और साथ ही साथ जो गाय-भैंस जिस जगह पे बँधी होती थी, वहाँ की मिट्टियाँ लेयर दर लेयर मल-मूत्र से वो मोटी होती जाती थी। तो वो एक प्रकार का नेचुरल खाद और साथ ही साथ पेस्टिसाइड का काम करता था, नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करता था। तो उसे वो खेत में डालते थे। तो जो खेती का पूरा तरीका नेचुरल ही था। आप यहाँ तक भी देखे होंगे कि पहले जो घर होते थे, उसके सामने जो पूरा घर का जो आँगन या द्वार होता था, उसपे जो झाड़ू चलते थे, पेड़-पौधों की जो पत्तियाँ इकट्ठी होती थी, जिसे घूर बहारन कहते थे, वो सब भी ले जाके खेत में फेंका जाता था। तो वो सब सड़-गल के एक तरह के खेती का मतलब प्राकृतिक खेती का माध्यम ही था सब पूरा प्रोसेस। लेकिन वो खो कहाँ गया? वो पूरा प्रोसेस खो कहाँ गया? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमें फिर से उसी की बात करनी पड़ रही है? मतलब वो प्रक्रिया उस समय इतनी बुरी थी कि उससे हम छोड़ के पेस्टिसाइड, उर्वरक और केमिकल्स को ला-ला के खेतों में पाड़ दिए। अब वो चीज़ें बुरी हो गई हैं, अब हमें फिर से वही चाहिए क्योंकि अब वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो ऐसा क्या हुआ था? तो आप सभी को पता है कि आज़ादी के बाद जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, हमारे देश में खाद्यान्न की कमी होने लगी और इसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति लाया गया, जो खेती में उत्पादकता बढ़ाना उसका उद्देश्य था। और उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेती पे इस तरह से जोर दिया गया, यानी खेती का इस तरह से दोहन किया गया कि खेती की उर्वरक क्षमता ही घटने लगी। हरित क्रांति में क्या हुआ था? हरित क्रांति में हाई प्रोडक्टिविटी वाले बीज लाए गए, जिन मतलब ऐसे बीज इन्वेंट किए गए, नवाचार किए गए, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्पादकता होती है। साथ ही साथ सिंचाई के साधन इतने ज़्यादा डेवलप किए गए या सिंचाई इतनी ज़्यादा ओवर सिंचाई होने लगी कि मिट्टी की गुणवत्ता घटने लगी। और साथ ही साथ केमिकल, फर्टिलाइज़र इतने अंधाधुंध यूज़ होने लगे क्योंकि जो बीज बनाए गए थे, हाई यील्डिंग ब्रीड सीड्स, उनको बहुत ज़्यादा केमिकल की ज़रूरत हुआ करती थी। तो उसकी वजह से उत्पादकता तो बढ़ी, पर 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक के बाद ये सब करने के डालने के बाद हाई यील्डिंग सीड्स, पेस्टिसाइड, उर्वरक ये सब डालने के बाद भी प्रोडक्टिविटी धीरे-धीरे अब घटने लगी। उसके साथ ही साथ जो प्रकृति से सहजीवी करने वाले जीवाणु होते थे, जैसे अब केचुआ आप देख लो, पहले आज से 20-25 साल बरसात के समय में खेतों में कितने केचुए हुआ करते थे। वो केचुए क्या हैं, क्या करते थे? वो ज़ाहिर-सी बात है कि जो सड़े गले पदार्थ थे, उसको मिट्टी में मिलाने का काम करते थे। यानी मिट्टी के पोषक तत्व को बढ़ाने का काम करते थे। वो भी धीरे-धीरे मरने लगे इनके कारण। साथ ही साथ मिट्टी में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते थे, जो मिट्टी के पोषण को बढ़ाते थे, यानी जो सड़े गले पदार्थों को खेतों में फेंका जाता था,
तो उन्हें कौन सड़ाता गड़ाता था? ज़ाहिर-सी बात है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, केचुआ यही वर्मी कंपोस्ट वही तो होते हैं ना, वर्मी कंपोस्ट जो बनाते हैं, उन्हीं की सहायता से बनता है। तो वो सब भी धीरे-धीरे लुप्त होने लगे। इसकी वजह से हुआ क्या कि बहुत सारी फसलें, क्रॉप डाइवर्सिटी जो थी, वो भी खत्म होने लगी। इससे धीरे-धीरे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता, वो घटने लगी। मिट्टी में आप कहीं देखो लवणता बढ़ रही है, कहीं मिट्टी ऊसर बनती जा रही है और कहीं मिट्टी में पोषक तत्व की इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि अब बाहरी उर्वरक भी कार्य नहीं करते, बल्कि उसकी वजह से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, ये पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है, मिट्टी को नुकसान पहुँचा रहा है और साथ ही साथ ये बीज खरीदने, केमिकल खरीदने, रसायन खरीदने, उर्वरक खरीदने, पेस्टिसाइड्स खरीदने में किसानों के ऊपर लागत ज़्यादा आ रही है और उनकी फसलें उस हिसाब से बिक नहीं रही हैं, उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उतनी आय नहीं हो रही है। तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है किसान कर्ज़ लेता है, रसायन खरीदने के लिए, केमिकल्स खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए और वो खेत में डालता है। तो उसके ऊपर किसान के ऊपर कर्ज़ बढ़ता जा रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि मिट्टी, खेत की उर्वरक क्षमता घट रही है, पर्यावरण को प्रभाव पड़ रहा है, डाइवर्सिटी खत्म हो रही है। ओवरऑल धीरे-धीरे ह्यूमन हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि यही केमिकल जो अ, क्रॉप है हमारे, अनाज है, उसमें संचित होते हैं। फिर वही इंसान खाता है, तो इंसान के अंदर धीरे, धीरे, धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी संचित हो रही है। आप देख ही रहे हो कितनी सारी बीमारियाँ फैल गई सब कुछ। तो एक तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता घट रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, ह्यूमन हेल्थ को भी प्रभावित कर रहा है। उनकी इम्यून क्षमता घट रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थोड़ा इसे ऑथेंटिक रूप में देखें तो मैं एक डाटा कुछ डाटा पढ़ता हूँ। जैसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का 2019 का एक डाटा है। उसके अनुसार भारत के 52% किसान कर्ज में हैं और जिसमें सबसे बड़ा कारण उर्वरक और कीटनाशक है। मतलब उनकी खरीद के कारण ये एनएसएसओ की डाटा है। मैं अपने से बता रहा हूँ। एनएसएसओ जो भारत सरकार सर्वे करती है, उसका डाटा है। और दूसरा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फाओ, एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है। इसका 2021 का रिपोर्ट है कि रासायनिक खेती से मिट्टी की जो उर्वरता है या जैविक कार्बन जो उसमें पाए जाते हैं मिट्टी में, वो 30 से 35% 40 वर्षों में खत्म हो चुके हैं। मतलब 40 वर्षों में अगर उसके जैविक पदार्थ 30 से 35% खत्म हो चुके हैं, तो आने वाले 20, 25, 30 साल में कितना ज़्यादा जैविक मात्रा कम हो जाएगी और इसका प्रभाव क्या होगा? हम तो खा के निकल जाएँगे, पर हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, वो कहाँ उपजाएँगी, है ना? और तीसरा भारत सरकार की संस्था जो एग्रीकल्चर की रिसर्च करती है, यानी आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका एक रिपोर्ट कहता है कि लगातार एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे उर्वरक का प्रयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता 7 से 10 वर्षों में गिरना शुरू हो जाती है। यानी किसी खेत में अगर लगातार आप 7 से 10 वर्ष तक एनपीके, नाइट्रोजन वगैरह यानी यूरिया, पोटेशियम और जो डाई होती है, इनको लगातार प्रयोग कर रहे हैं, तो 7 से 10 साल में उस खेत की क्षमता अपने आप घटने लगती है। और साथ ही साथ जब आप बहुत ज़्यादा इस खाद का इस्ते रासायनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे बहुत ज़्यादा, तो उसको सिंचाई भी चाहिए और बहुत ज़्यादा सिंचाई की वजह से एक जो पानी सिंचाई के लिए क्या है नलकूप का यूज़ ज़्यादातर होता है, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी बहुत नीचे जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो हरित क्रांति वाले जो राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सब में 0.5 से लेके 1 मीटर जल हर साल नीचे जा रहा है, यानी घट रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है जो मतलब अगर हम इन सब चीज़ों का सतत उपयोग, सतत कृषि नहीं अपनाएँगे, तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ सकती है, हमारी गलतियों की वजह से। ये तो हो गया जो जेन्युइन कारण है। दूसरा देखिए एक और है कि जैसे ये चीज़ें 20, 25, 30 साल होती थी, तो इसे कहा जाता था पिछड़ी खेती, कि टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा। मतलब नए बनाए गए खाद्यों का, रासायनिक खाद्यों का प्रयोग नहीं किया जा रहा। मतलब पिछड़ी खेती कही जाती थी। तो जब इस चीज़ को छोड़ दिया गया, तो आज की जो मॉडर्न मार्केट सोसाइटी है, बाज़ारवादी व्यवस्था, अब ये क्या काम कर रही है, ऑर्गेनिक खेती, नेचुरल फार्मिंग इन सबको एक ब्रांड की तरह पेश कर रही है। यानी शहरों में अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है। अब वो पहले गरीबों में क्या होता था जो मतलब क्या होता था आदमी खेत में लगाया, बोया और गाय-भैंस का मल-मूत्र का जो भी खाद, गोबर, कंपोस्ट बने, वही डाल दिया। वही खाता था, शुद्ध होता था वो। पर उसे कहा जाता था पिछड़ा है, उसके पास रिसोर्स नहीं है कि वो रासायनिक खाद खरीद के डाले। अब उसे मॉडर्न तरीके से बना दिया गया है, यानी अब गाय का गोबर और खेत के अवशेष से बने कंपोस्ट को शहरों में बेचा जा रहा है और वो शहरों में लाके
गार्डनिंग फार्मिंग कर रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं, रूफ टॉप पे फार्मिंग कर रहे हैं और उसे वो नाम दे रहे हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो होता ही है, ज़ाहिर-सी बात है, पर उसे ब्रांड की तरह से यूज़ कर रहे हैं। यानी वो मॉडर्न सिंबल हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ अच्छी होती है ना, एक समय में बाज़ार अपने लाभ के लिए उसे बुरा बताने लगती है, गरीबी, पिछड़ेपन इन सब का कारण बताने लगती है। फिर वो अपना सामान बेच देती है। जब उसके पास कुछ नहीं बचता, तो वो उन्हीं गरीब, आदिवासी, पिछड़ी या 10-20 साल पहले छोड़ दी हुई चीज़ों को उठा के एक ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करती है, उसको एक स्टैंडर्ड बना देती है समाज का, बाज़ार का, यू नो। तो इससे होता क्या है, अब जो लोग उसे छोड़ चुके होते हैं, अब वो उसे अचीव करने के लिए उनको लगता है, आप सोचिए कि आप मार्केट जाइए, आपको कोई भी चीज़ नॉर्मली एक रेट पे मिल रहा है, पर कोई चीज़ टमाटर कुछ ऐसी मॉल में जाइए तो वहाँ उसके दाम अचानक से 500 ₹1000 किलो मिलते हैं। क्यों? ऑर्गेनिक है इस नाम से। तो ऑर्गेनिक 2 ही लोग खा रहे हैं। एक तो जो अमीर वर्ग है, दूसरा जो गाँव में सबसे पिछड़ा आदमी है। वो दोनों सेम स्टैंडर्ड पे जी रहे हैं। पर बाज़ार एक बाज़ारवादी व्यवस्था है और एक पारंपरिक व्यवस्था है। पर दोनों का क्वालिटी सेम है, पर स्टैंडर्ड अलग बना हुआ है। मतलब ये मैं एक मेंटालिटी बता रहा हूँ कि जो चीज़ अपनी होती है ना, अच्छी होती है, उस पे विश्वास करना चाहिए और हीनता का शिकार नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, पिछड़ेपन का ये है, वो है, दुनिया भर का। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं अगर आप सोचोगे, समझोगे, कहते हैं ना दुनिया गोल है। तो हाँ, गोल है, पर हमें समझ में नहीं आता हमें किस पॉइंट पे आके छोड़ दिया जाता है और वो फिर वही पॉइंट रेप्लिकेट करने लगती है। और इस चीज़ का मुझे एहसास नहीं होता कि ये हमारी ही चीज़ों को ले जाके कहीं और स्थापित कर रहा है। मतलब जो चीज़ कभी पिछड़ी हुई मानी जाती थी, आज उसी पे रिसर्च हो रहे हैं, उसके मॉडर्न फॉर्म में, उसके प्रचार के लिए तो करोड़ों-करोड़ों रुपए फूँक दिए जा रहे हैं, समिट्स हो रहे हैं, प्रचार हो रहे हैं, मतलब क्या ही कहोगे। तो नेचुरल फार्मिंग अच्छी चीज़ है। तो आज का डिस्कशन का पॉइंट यही था कि नेचुरल फार्मिंग क्या है और इसे क्यों अपनाना चाहिए और इससे कैसे किसान, ह्यूमन हेल्थ, मिट्टी, पर्यावरण प्रभावित हो रहे हैं और साथ ही साथ जो एक सोच लोगों की होती है, मेंटालिटी जो होती है और जो उसे बाज़ारवादी व्यवस्था उसे कैसे प्रभावित करती है अपने लाभ के लिए, तो इन्हीं सबको जोड़ के डिस्कस करने की कोशिश किया हूँ। होप कि आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।